वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, यानी ये एक बूढ़े शिकारी की कहानी है। ये पोइम टोटल 12 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टेंजाज 8 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं, यानी इसमें 12 ऑक्टेव्स हैं और इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 96। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। इन द स्वीट शायर ऑफ कार्डिगन, कार्डिगन के एक अच्छे और ख़ूबसूरत इलाके में, नॉट फार फ्रॉम प्लेजेंट आइवर हॉल, उस खुशगवार आइवर हॉल से ज़्यादा फासले पर नहीं है ये जगह। एन ओल्ड मैन ड्वेल्स, वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स रहता है। अ लिटल मैन, जिसका अब कद बहुत छोटा हो गया है, यानी बुढ़ापे की वजह से उसकी कमर झुक गई है, बेंड हो गई है और उसकी हाइट काफ़ी छोटी हो गई है। टिस सेड ही वंस वॉज टॉल, ये कहा जाता है कि एक वक्त था जब वो बहुत लंबा था, यानी उसकी हाइट लंबी थी जब वो जवान हुआ करता था। फॉर 35 years ही लिव्ड, जब उसकी उम्र 35 बरस थी। अ रनिंग हंट्समैन मैरी, वो एक भाग दौड़ करने वाला एक शिकारी था और हमेशा खुश रहता था। एंड स्टिल द सेंटर ऑफ हिज चीक, और अभी तक उसकी गाल के बिल्कुल दरमियान में इज़ रेड, एक सुर्ख रंग का दायरा है, सुर्ख रंग की उसकी गाल है। रेड एज अ राइप चेरी, वो बिल्कुल एक पकी हुई चेरी की मानिंद दिखाई देती है। नो मैन लाइक हिम द हॉर्न कुड साउंड, कोई आदमी भी उसकी तरह सीटी नहीं बजा सकता। एंड हिल एंड वैली रैंग विद ग्ली, और जब वो सीटी बजाता है तो पहाड़ और वादी खुशी से गूंजने लगते हैं। व्हेन एको बैंडिड राउंड एंड राउंड, जब वो सीटी बजाता है तो उसकी गूंज मुकम्मल तौर पर इर्द गिर्द फैल जाती है। द हैलो ऑफ साइमन ली, यानी साइमन ली की आवाज़ वहाँ गूंजती थी। इन दोज प्राउड डेज, उन फ़खरिया दिनों में जब उसे अपने आप पर प्राउड था, फ़ख्र था। ही लिटिल केयर्ड फॉर हस्बेंड्री और टिलेज, वो खेती बाड़ी और ज़राअत की बहुत ही कम परवाह किया करता था, क्योंकि उसका सारा ध्यान शिकार की तरफ हुआ करता था। टू ब्लाइदर टास्क्स डिड साइमन रोज द स्लीपर्स ऑफ द विलेज, वो अच्छे कामों के लिए गांव के सोए हुए लोगों को जगाया करता था, यानी उसकी तबीयत ज़रा रेवोल्यूशनरी थी, इनकलाबी थी। वो लोगों को भी इनवाइट किया करता था काम के लिए। ही ऑल द कंट्री कुड आउट रन, वो भागता हुआ हर किसी को पीछे छोड़ सकता था, यानी इतना तेज़ भागता था। कुड लीव बोथ मैन एंड हॉर्स बिहाइंड, और तमाम लोगों को और घोड़ों को अपने पीछे छोड़ सकता था। एंड ऑफन, और अक्सर, यानी बिफोर द चेज वॉज डन, और जब उसका शिकार का पीछा ख़त्म हो जाता। ही रील्ड एंड वॉज स्टोन ब्लाइंड, वो घूमता रहता, उसके पीछे भागता रहता और पत्थर की मानिंद वो अंधा हो जाता, यानी वो अपने काम को करके ही सुकून लेता था। एंड स्टिल देयर इज़ समथिंग इन द वर्ल्ड एट विच हिज हार्ट रिजॉइसेस, और फिर भी अभी तक इस दुनिया में एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो कि उसके दिल को खुश करती है। फॉर व्हेन द चिविंग हाउंड्स आर आउट, क्योंकि जब उसके साथी शिकारी कुत्ते बाहर निकलते हैं। ही डियरली लव्स देयर वॉइसेस, उसे उनकी आवाज़ों से बहुत मोहब्बत है, यानी अभी तक वो शिकारी कुत्तों और शिकार के अमल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। बट ओह, लेकिन द हैवी चेंज, अब बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। बेरेफ्ट ऑफ हेल्थ, अब वो इन चीज़ों से महरूम हो गया है। हेल्थ, सेहत से, स्ट्रेंथ, ताकत से, फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड किंडर्ड सी, और अपने रिश्तेदारों से।
अजीज़ो अकारब से वो दूर हो चुका है। सी ओल्ड साइमन टू द वर्ल्ड इज़ लेफ्ट इन लिवरीड पॉवर्टी। अब उसकी गरीबी उसके लिबास से झलकती है, यानी उसका लिबास भी अब बहुत ही बोसीदा और फटा पुराना होता है। हिज मास्टर्स डेड, और इसका मालिक भी अब मर चुका है। एंड नो वन नाउ ड्वेल्स इन द हॉल ऑफ आइवर, और अब आइवर के हॉल में कोई भी नहीं रहता। मैन, वो जो इंसान थे, डॉग्स कुत्ते थे, एंड हॉर्सेस और घोड़े जो थे, ऑल आर डेड, वो सब मर चुके हैं। ही इज़ द सोल सर्वाइवर, वो अपने साथियों में बच जाने वाला अकेला ही शख्स रह गया है। यानी अब वो शदीद किस्म की तन्हाई का शिकार है। उसकी जवानी की तमाम निशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। एंड ही इज़ लीन, और वो दुबला पतला है। एंड ही इज़ सिक, और अब वो बीमार रहने लगा है। हिज बॉडी, उसका जो जिस्म है, ड्विंडल्ड एंड आरे, वो सुकड़ गया है, और बुढ़ापे की वजह से उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं। रेस्ट्स अपॉन एंकल्स स्वोलन एंड थिक, यानी उसका पूरा जिस्म उसके सूजे हुए और दुबले पतले घुटनों पर खड़ा होता था। यानी उन घुटनों पर जो कि बहुत ही दुबले पतले और सूजे हुए थे, उन पर उसके पूरे जिस्म का वज़न पड़ रहा था। हिज लेग्स आर थिन एंड ड्राई, उसकी टांगें भी दुबली पतली और खुश्क हो चुकी हैं। वन प्रॉप ही हैज़ एंड ओनली वन, अब उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सहारा बाकी बचा है। हिज वाइफ, जो कि उसकी बीवी है, एन एज्ड वुमन, जो कि एक बहुत ही बूढ़ी खातून है, लिव्स विद हिम, वो उसके साथ ही रहती है। नियर द वाटरफॉल, उस आबशार के पास। अपॉन द विलेज कॉमन, गांव की बरादरी के बिल्कुल साथ ही वो एक आबशार के पास रहते हैं। बिसाइड देयर मोस ग्रोन हट ऑफ क्ले, उनकी जो झोंपड़ी है वो मिट्टी से बनी हुई है, और उसके पास काई और घास फूस वगैरह उगी हुई है। नट 20 पेसेस फ्रॉम द डोर, उनके दरवाजे से 20 कदम के फासले से भी कम। आ स्क्रैप ऑफ लैंड दे हैव, उनके पास एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा है। बट दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, लेकिन वो गुरबा में भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। दिस स्क्रैप ऑफ लैंड ही फ्रॉम द हीथ एनक्लोज्ड व्हेन ही वॉज स्ट्रोंगर, जब वो ताकतवर हुआ करता था तो उसने ये झाड़ियों वाली फजूल किस्म की बंजर ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लिया था। बट मगर व्हाट टू देम अवेल्स द लैंड, अब वो ज़मीन से क्या हासिल करेगा। विच ही कैन टिल नो लॉन्गर, क्योंकि अब उसमें वो मज़ीद काश्तकारी नहीं कर सकता। यानी ये ज़मीन तो उसके लिए तब कारआमद होती अगर उसे जवानी में ज़राअत और खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दी होती। उस वक़्त तो उसने तवज्जो नहीं दी। अब वो इतनी कमज़ोर सेहत के साथ कैसे ये काम कर सकता है, और ऊपर से ज़मीन भी बहुत बंजर है। ऑफ्ट यानी ऑफन, अक्सर। वर्किंग बाय हर हस्बैंड्स साइड, अपने खामद के लिए उसकी बीवी को काम करना पड़ता है। ये काम करते हुए रूथ डज व्हाट साइमन कैन नॉट डू, वो औरत वो काम करती है जो कि साइमन ख़ुद नहीं कर सकता, यानी उसकी बीवी उससे ज़रा ज़्यादा ताकतवर है। फॉर शी, क्योंकि वो विद सेंटी काज फॉर प्राइड, क्योंकि वो अपने फ़ख्र की वजह के साथ इज़ टाउटर ऑफ द टू, दोनों में ज़्यादा मजबूत है, दोनों में से वो ज़्यादा ताकतवर है। एंड और दो यू विद योर अटमोस्ट स्किल फ्रॉम लेबर कुड नॉट वीन दैम, और अगरचे आप अपनी तमाम महारतों के साथ उन्हें मेहनत करने से नहीं रोक सकते, यानी बुढ़ापे के बावजूद भी वो मुकम्मल तौर पर मेहनती हैं। दिस लिटल वेरी लिटल ऑल दैट दे कैन डू बिटवीन दैम, यानी वो दोनों मिलकर भी जो काम करते हैं वो बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कलील, बहुत ही थोड़ा काम होता है। यानी उनकी मेहनत के बावजूद भी उन्हें इसका सिला बहुत कम मिलता है, क्योंकि अब उनके वजूद में इतनी ताकत नहीं रही। फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ हैज़ ही इन स्टोर, उसके पास ज़िंदगी के चंद महीने ही रह गए हैं। एज ही टू यू विल टेल, जैसा कि वो आपको बताएगा। फॉर स्टिल, के अभी तक। द मोर ही वर्क्स, जितना ज़्यादा वो काम करता है। द मोर डू हिज वीक एंकल्स स्वेल, उतने ही ज़्यादा उसके कमज़ोर
टखने स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, यानी अब वो टांगों पर वज़न डालकर खड़ा नहीं होने के काबिल रहा। माई जेंटल रीडर, मेरे शरीफ कारीन यानी पढ़ने वालों, जो लोग इस पोइम को पढ़ रहे हैं, आई परसीव, मेरा यही ख्याल है, मैंने अभी तक यही समझा है, हाउ पेशेंटली यू हैव वेटेड, कि आपने कितने सब्र के साथ इंतज़ार किया है, एंड नाउ आई फियर, और अब मुझे डर है, दैट यू एक्सपेक्ट सम टेल विद बी रिलेटेड, अब आप किसी ऐसी कहानी की तवक्को कर रहे हैं जो कि उस शख्स के मुतल्लिक हो। ओ रीडर, ए पढ़ने वालों, हैड यू इन योर माइंड, क्या आपके जहन में था, सच स्टोर्स एज साइलेंट थॉट कैन ब्रिंग, क्या आपके जहन में ऐसे खामोशी के ख्यालात लाने वाले ज़खायर मौजूद थे। ओ जेंटल रीडर, ए शरीफ पढ़ने वालों, यू वुड फाइंड अ टेल एवरीथिंग, आप हर बात में एक कहानी ढूंढ सकते हो। वट मोर आई हैव टू से इज़ शॉर्ट, मज़ीद जो कुछ मैंने कहना है वो बहुत मुख्तसर है। एंड यू मस्ट काइंडली टेक इट, और आपको इसे ज़रूर समझना है। इट इज़ नो टेल, ये कोई कहानी नहीं है। बट मगर, शुड यू थिंक, क्या आपको सोचना चाहिए, परहैप्स अ टेल, शायद ये कोई कहानी हो, यू विल मेक इट, जिसे आप खुद ही बना लें। शायद मेरी बात को सुनने के बाद, मेरी बात तो एक कहानी नहीं है, लेकिन शायद मेरी बात को सुनने के बाद आप उससे एक कहानी खुद ही बना लें। वन समर डे, एक मौसम गर्मा के दिन, आई चांस टू सी, मुझे देखने का मौका मिला, दिस ओल्ड मैन डूइंग ऑल ही कुड टू अनअर्थ द रूट ऑफ एन ओल्ड ट्री, मुझे ये देखने का इत्तेफाक हुआ कि वह बूढ़ा शख्स अपनी पूरी मेहनत लगाकर एक दरख्त को जड़ों से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अ स्टम्प ऑफ रोटन वुड, वो एक गली सड़ी लकड़ी का तना था। द मैटक रूटेड इन हिज हैंड, उसके हाथ में वो जो कदाल थी, हथियार था जिसे वो काम कर रहा था। टॉटर्ड इन हिज हैंड, वो भी कांप रहा था। सो वेन वॉज हिज एंडेवर, लेकिन उसकी वो मेहनत बिल्कुल बेकार थी क्योंकि उससे वो काम नहीं हो पा रहा था। दैट एट द रूट ऑफ ओल्ड ट्री, उस पुराने दरख्त की जड़ पर, ही माइट हैव वर्कड फॉर एवर, वो अगर सारा वक्त भी काम करता रहता, हमेशा भी काम करता रहता, तो तब भी उससे कुछ भी नहीं हो पाना था। यू आर ओवर टास्क्ड गुड साइमन ली, ए अच्छे साइमन ली, आप बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। गिव मी योर टूल, अपना हथियार मुझे दे दें। टू हिम आई सेड, उससे मैंने कहा कि अपना हथियार मुझे दे दें। एंड एट द वर्ड राइट ग्लैडली ही रिसीव्ड माई प्रॉफर्ड एड, और इस बात पर वो खुशी से मेरी मदद की पेशकश कबूल करने के लिए तैयार हो गया, यानी उसने मुझे अपना हथियार दे दिया। आई स्ट्रक एंड विद अ सिंगल ब्लो, मैंने उस हथियार को मारा और एक ही ज़रब से द टेंगल्ड रूट आई स्वर्व्ड, उस उलझी हुई जड़ को काट दिया। एट विच द पुअर ओल्ड मैन सो लॉन्ग एंड वेनली हैड एंडेवर्ड, जिस पर वो बेचारा बूढ़ा आदमी काफ़ी देर से ला हासिल यानी बेमकसद और बेसूद कोशिश कर रहा था। द टीयर्स इनटू हिज आइज़ वर ब्रॉट, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरा ये अमल उसकी आंखों में आंसू ले आया। एंड थैंक्स एंड प्रेज़ सीम्ड टू रन सो फास्ट आउट ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल से बहुत तेज़ी से शुक्रिया और तारीफ़ के कलिमात निकलने लगे। आई थॉट, मैंने सोचा, दे नेवर वुड हैव डन, उनसे ये काम कभी भी नहीं हो पाना था अगर ये काम मैं ना करता। मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये शुक्रिया और तारीफ़ के कलिमात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव हर्ड ऑफ हार्ट्स अनकाइंड, काइंड डीड्स विद कोल्डनेस स्टिल रिटर्निंग, मैंने बहुत से सख्त दिलों को देखा है जो कि अच्छे कामों के जवाब में भी बिल्कुल सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हैं, यानी थैंकलेस हो जाते हैं। अलास, अफसोस, द ग्रेटिट्यूड ऑफ मैन, इंसानों का शुक्रिया अदा करना, हैथ ऑफन लेफ्ट मी मॉर्निंग, अक्सर मुझे गमगीन छोड़ जाता है, यानी अक्सर जब लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं
तो मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता हूँ, यानी लोगों का अच्छा रवैया अक्सर मुझे उदास कर देता है। इस पोइम को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम की ज़्यादातर लाइंस में आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इसके तमाम स्टैंजास की सेम राइम स्कीम है, यानी ए बी सी डी ई डी, यानी तमाम लाइंस आपस में अल्टरनेटली राइम्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ 5वीं और 7वीं लाइंस आपस में राइम्ड नहीं है, यानी 5th और 7th लाइंस अनराइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है कार्डिगन और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मैन, कार्डिगन मैन। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हॉल और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टॉल, हॉल टॉल। 5th और 7th आपस में राइम नहीं है, जबकि 6th लाइन का लास्ट वर्ड है मैरी और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है चेरी, मैरी चेरी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टैंजा में साउंड राउंड ग्ली ली टिलेज विलेज। नेक्स्ट आउटर्न टर्न बिहाइंड ब्लाइंड रिजॉइसेस वॉइसेस। नेक्स्ट bereft लेफ्ट सी पॉवर्टी आइवर सर्वाइवर। नेक्स्ट sick thick आरी ड्राई वुमन कॉमन। नेक्स्ट क्ले दे डोर पुअर स्ट्रोंगर लॉन्गर। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये राइम स्कीम चलती है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में उसके रेड चीक को पकी हुई चेरी के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेड्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 10 और 11 को अगर हम देखें तो इसमें उसने हिल और वैली को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में स्टोन ब्लाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि उसका मुकम्मल तौर पर सेंसलेस हो जाना और तमाम सेंसेस को खो देना है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 61 में वो रीडर को और उसके बाद लाइन नंबर 65 में भी दोबारा से रीडर्स को वो एड्रेस करता है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 65 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है ओ रीडर हैड यू इन योर माइंड, क्या तुम्हारे जहन में था। अब कौन सी चीज़ जहन में थी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, सच स्टोर्स एज साइलेंट थॉट कैन ब्रिंग। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कार्डिगन और लाइन नंबर 2 में आइवर हॉल का एलुजन यूज़ करता है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एन ओल्ड मैन ड्वेल्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 में स्टिल हीज़, लाइन नंबर 10 में हिल विद, लाइन नंबर 48 में विच टिल। नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन, यानी एक ही चीज़ का या एक ही शख्स के दो मुख्तलिफ रुख बयान करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में अगर हम देखें तो उस शख्स के बारे में बताया गया है कि अब उसकी हाइट बहुत कम है लेकिन एक वक्त था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। इसके अलावा लाइन नंबर 3 में पोइट ने मैन का लफ्ज़ रिपीट किया है और लाइन नंबर 11 में राउंड का वर्ड रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। इसका मतलब है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 9 में हॉर्न का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है लेकिन उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 47 और 48 में वो कहता है बट व्हाट टू देम अवेल द लैंड विच ही कैन टिल नो लॉन्गर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड,
यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही आवाज़ या एक ही हरफ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में रेड राइप, ये दोनों वर्ड्स आर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 में हिम हॉर्न, लाइन नंबर 17 में कंट्री कुड, लाइन नंबर 18 में बोथ बिहाइंड, लाइन नंबर 66 में सच स्टोर्स साइलेंट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 9 में मैन और हॉर्न, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में अगेन कुड साउंड, लाइन नंबर 18 में कुड बिहाइंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 में स्टिल हीज़, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में हिल विद, लाइन नंबर 48 में विच स्टिल। इसका अलावा पोएट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्वीट शायर ऑफ कार्डिगन, प्लेजेंट आइवर हॉल, एन ओल्ड मैन, अ लिटिल मैन, अ रनिंग हंट्समैन, सेंटर ऑफ हिज चीक, अ राइप चेरी, हिल, वैली, स्लीपर्स ऑफ द विलेज, कंट्री, हॉर्स, हार्ट, चाइमिंग, hounds, friends, kindred, his body dwindled and airy, his wife an aged woman, waterfall, common, moss grown hut of clay, a scrap of land, one summer day, a stump of rotten wood, मेटक। इसके अलावा पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है, यानी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यानी एग्जैजरेशन करके बयान किया है। नेक्स्ट है आयरनी। इस पोइम में पोइट ने आयरनी भी यूज़ की है, जैसा कि साइमन जो था उसका जो माजी था वो तो बहुत ज़्यादा ताकत से भरपूर था, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और दूसरों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पोइट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्क्रैप ऑफ लैंड जो है साइमन ली की मुकम्मल तौर पर गुलामी और बेबसी का सिंबल है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें टाइम और एजिंग का थीम है कि कितनी जल्दी इंसान का वक्त गुजर जाता है। इसके अलावा नॉस्टैल्जिया और मेमोरीज़ का भी जिक्र है कि इंसान कैसे माजी की यादों में खोया रहता है जब उसके पास ताकत नहीं रहती। इसके अलावा आइसोलेशन और लोनलीनेस का थीम है, पावर्टी का थीम है और दुनिया के मुकम्मल तौर पर अनकाइंड होने का थीम है। इसके अलावा नेचर और रूरल लाइफ का थीम हमें इस पोइम में मिलता है। इसके बाद एम्पैथी और रीडर के रोल का थीम मिलता है कि रीडर किस तरह से अपने हिसाब से इस पोइम का मतलब अखज़ करे। इसके अलावा इंसानी हमदर्दी का थीम मिलता है और एंड पर इंसान के ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का भी थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।